ग्लास सीलिंग एक ऐसा बैरियर, एक ऐसी रुकावट जो दिखती नहीं है लेकिन है। आप तस्वीर देखिए, और यही ग्लास सीलिंग रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से वुमेन या फिर दूसरे जो अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं वो टॉप लीडर नहीं बन पाते, वो किसी डिपार्टमेंट में बिल्कुल टॉप तक नहीं जा पाते। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है एक स्टीरियोटाइप जैसे कि देखो, महिलाएं इतना बड़ा डिपार्टमेंट नहीं संभाल पाएंगी इसलिए उन्हें लीडर मत बनाओ। शायद यही रीजन है कि आप बहुत कम वुमेन डीजीपी, वुमेन कैबिनेट सेक्रेटरी, वुमेन चीफ सेक्रेटरी आप देखोगे, बहुत कम देखोगे, रेयरली देखोगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इसके पीछे है एक रिग्रेसिव सोच कि शायद वुमेन जो हैं वो इतना बड़ा रोल नहीं प्ले कर सकेंगी, उनके बस की नहीं है। लेकिन जया सिन्हा 1988 बैच की एक IITS ऑफिसर, इन्होंने इस ग्लास सीलिंग को तोड़ा, वो इस ग्लास सीलिंग को तोड़ के ऊपर आई और अब उन्हें रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी वुमेन को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। अक्सर हम कहते हैं कि लड़कियों के लिए ना रोल मॉडल की कमी है। 855 नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से बहुत कम वुमेन हैं, लेकिन जया सिन्हा जैसी जो महिलाएं हैं वो लाखों करोड़ों लड़कियों को इंस्पायर करेंगी, आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगी कि वो भी इस ग्लास सीलिंग को तोड़ सकती हैं और देश की सेवा कर सकती हैं। डेट आज की 2 सितंबर है। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। एक जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड से संबंधित, एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस पोल से संबंधित, और पार्लियामेंट के डिक्लाइन से संबंधित भी एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज़, कल देखो हमने डिस्कस किया था कि प्रीलिम अब काफ़ी डाइसी हो गया है। यूपीएससी अब वैसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछती है कि सीधा कोई न्यूज़ है, हाँ बताइए ब्रिक्स में कितने मेंबर्स हैं। अब यूपीएससी ने अपना लेवल इंक्रीज़ कर लिया है, लेकिन दिक्कत क्या है, एस्पायरेंट्स अभी भी ना पुराने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से उन्हें जो जब पेपर आता है थोड़ा पेपर अजीब लगता है कि ऐसे तो हमने तैयारी नहीं की। तो कल मैंने आपसे ना सजेशंस पूछे थे और आपने यार सजेशंस नहीं दिए, आपने तो सिर्फ यस बोला कि हाँ ये नया इनिशिएटिव चलाना चाहिए। पहले आप बताओ तो सही, प्री में क्या दिक्कत आती है। मतलब ओनली आइज की जो टीम है उन्होंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, लेकिन आप भी तो अपनी जो कमियां हैं बताओ ना, प्री में कहाँ कमी रह जाती है, ताकि जो ये नया इनिशिएटिव चलेगा आपकी जो कमियां हैं उन्हें भी दूर किया जा सके। आप अपने कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताइए, फिर 5 सितंबर को टीचर्स डे के मौके पे ये इनिशिएटिव अनाउंस किया जाएगा। और आप बताइए जो भी आपके सजेशंस हैं, जहाँ पर भी आपको दिक्कत आती हैं। वैसे देखो एक चीज़, आप में से ना बहुत सारे एस्पायरेंट्स नए भी हैं जो ओनली एस कम्युनिटी में बाद में मेंबर बने। आपको ये तो पता है एडिटोरियल डिस्कशन की कब शुरुआत हुई थी, 22 अगस्त को, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि 13 दिसंबर 2016 को मैंने ये प्रीलिम बूस्टर स्टार्ट किया था। ये इनिशिएटिव लगातार 3 से 4 साल तक मैंने डिस्कस किया। उसके बाद मतलब बीच में छोड़ा तो एग्ज़ाम के कारण था। 2020 की बात है, उस समय मेंस से पहले एक बार मैंने ब्रेक लिया था, लेकिन उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ओनली आईएएस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, तो प्रीलिम बूस्टर उसके बाद 2021 के बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बंद कुछ नहीं होने वाला है। आप में से कुछ लोगों को शायद ये डाउट होगा, कोई वीडियो कुछ बंद नहीं होने वाला है, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन पॉइंट ये बताने का ये था कि जैसे देखो प्रीलिम डाइसी हुआ है ना, और बहुत सारे एस्पायरेंट्स मिलते हैं, वो बताते हैं कि प्रीलिम में दिक्कत आती है, तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं अपने हिसाब से कुछ ऐसा कर सकूं जिससे एस्पायरेंट्स की ना प्री में हेल्प हो, जिससे उनका वैल्यू एडिशन हो। मन में बहुत सारे उनको सजेशंस दिए जाते हैं कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो फिर लगता है यार सजेशन देने से अच्छा तो ये है उनका हाथ पकड़ के साथ मिल के कराओ ना। तब मुझे अंदर से फील आता है कि प्रीलिम के लिए ये एक इनिशिएटिव होना चाहिए। इसी वजह से, इसी सोच के साथ में ये जो नया इनिशिएटिव है वो डिज़ाइन किया जाएगा, ताकि मैं सिर्फ सजेशन ना दूं जब एस्पायरेंट्स मिले कि आप ये कर लीजिए प्रीलिम के लिए, मैं आपके साथ एक्शन में रहूं, कंधे से कंधा मिला के। जितनी मेहनत आप करें उतनी ही पूरी पीडब्ल्यू ओनली की टीम करे। ऐसा कुछ इनिशिएटिव अगर हम चला सके तो बेस्ट होगा, लेकिन इसके लिए आपके सजेशंस चाहिए। आज के डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है, देखो बिगिनर्स के लिए बता दूं, 2019 अगस्त से पहले नाम संविधान के आर्टिकल 370 में जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था।
उस स्पेशल स्टेटस के तहत जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग से एक संविधान हुआ करता था, लेकिन अगस्त 2019 में यह स्पेशल स्टेटस रिवोक कर दिया गया। पहले जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट हुआ करता था, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। एक पार्ट जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा पार्ट लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया गया, लेकिन इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का भी प्रोविजन किया गया। लद्दाख को जो यूटी बनाया गया, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन नहीं किया गया। तो जम्मू एंड कश्मीर ना एक प्रकार से दिल्ली जैसा राज्य बन गया। दिल्ली में भी आपको पता है, वैसे दिल्ली यूटी है, लेकिन दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। तो अभी कंटेक्स्ट ये है, सुप्रीम कोर्ट में ना सुनवाई चल रही है इस इशू पर ऊपर। बहुत सारी पिटीशंस हैं। पिटीशंस में यह कहा गया है कि जिस प्रकार से संविधान में आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किया गया ना, यह प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से नहीं किया गया, तो इसे निरस्त किया जाए और जम्मू एंड कश्मीर का जो पहले स्टेटस था वैसे ही लागू किया जाए। तो यह सुनवाई चल रही है पिछले 12 दिनों से। तो ना सुप्रीम कोर्ट ने ना इस सुनवाई के दौरान एक क्वेश्चन पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप एक बात बताइए, आप जम्मू एंड कश्मीर को फिर से राज्य कब बना दोगे? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जवाब में ना कोई एक निश्चित डेट बताने से मना कर दिया कि इस डेट को हम जम्मू एंड कश्मीर जो अभी यूटी है, 2019 से पहले राज्य था, उसको फिर से राज्य कब बना देंगे, ऐसा डेट बताने से सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो एक क्वेश्चन राइटर ये रेज करते हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि देखो जब से स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म कम हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट आया है, जो कि दिखता भी है, मतलब टेररिज्म कम हुआ है, ये आंकड़े भी बताते हैं। डेवलपमेंट भी पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा तेजी से आ रहा है, टूरिज्म बढ़ा है जम्मू एंड कश्मीर में, म्युनिसिपल बॉडीज़ के लिए इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं। जब इतना कुछ हुआ है तो जम्मू एंड कश्मीर को फिर से एक पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता? ये क्वेश्चन राइटर के द्वारा रेज किया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में होने वाले इलेक्शंस के संदर्भ में भी आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट अपडेट हो गए हैं, नियर कंप्लीशन है। तो राइटर का क्वेश्चन ये है, देखो जब इलेक्टोरल रोल्स अपडेट हो गए हैं, सिचुएशन नॉर्मल है, जैसा हमने डिस्कस किया, टूरिज्म बढ़ रहा है, पत्थर मारने की जो घटनाएं हैं वो आजकल ना के बराबर हैं, इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की साइड से बहुत कम है, तो फिर ना जल्द ही डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ें होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में। फिर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ना डेमोक्रेसी से वंचित ना रखा जाए। जल्द ही वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए ताकि ट्रू लीडरशिप जो है वहाँ पर इमर्ज होके आए। जैसे देखो अगला आर्टिकल ना हमारा पार्लियामेंट से संबंधित ही है। उसमें ओम बिरला जो स्पीकर हैं वो ये बोलते हैं, पार्लियामेंट ने ना हमारे देश में एक ऐसे प्लेटफॉर्म का काम किया है जहाँ पे हमारे देश के 140 करोड़ लोग हैं आज के समय में, उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, एम्बिशंस हैं, इच्छाएं हैं, कंसर्न्स हैं, सब कुछ रेज किए जाते हैं पार्लियामेंट में। हालांकि उसमें एक इशू ये आता है, पार्लियामेंट आज के समय में डिक्लाइन कर रही है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भी ना पूरा अधिकार होना चाहिए, वो अपने चुने हुए नुमाइंदों के थ्रू स्टेट असेंबली में अपने इश्यूज रेज करवा सकें, जो उनके कंसर्न्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में उठाए जाएं, उन पे एक्ट हो, मतलब एक्शन हो। कुल मिला के देखो ये बिल्कुल सही समय है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में ना यूथ बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड था, लेकिन आज वैसी सिचुएशन नहीं है। तो इस समय का ना फ़ायदा उठाना चाहिए सरकार को, ताकि वहाँ पे जो पहले नाराज़ थे सरकार से, मेन स्ट्रीम में नहीं थे, वोट नहीं देते थे, वो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, कैसे ना कैसे करके वोट देके या फिर चुनाव लड़के। तो इससे जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस में ना वोटिंग परसेंटेज भी इंप्रूव किया जा सकता है। अदरवाइज पहले इलेक्शंस होते थे, जम्मू एंड कश्मीर के लोग बहुत से एलियनेटेड रहते थे, व्यवस्था से नाखुश थे, तो वोट ही नहीं देते थे। इससे अलग देखो एक पॉइंट ये भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये कहा ना कि हमने 2019 के बाद से वहाँ पे अच्छा काम किया है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक पॉइंट बोला, आपने अच्छा काम किया होगा, ये बढ़िया चीज़ है और दिख भी रहा है, लेकिन उसका नाम जिस प्रकार से स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया, क्या वो संविधान के अनुसार था या संविधान के अनुसार नहीं था, उस चीज़ से डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं है।
हम सुनवाई कर रहे हैं इस चीज़ पे कि 2019 में जो स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया, क्या वो संविधान के प्रोसीजर के हिसाब से था या फिर नहीं था। तो उस चीज़ का ना डेवलपमेंट आपने क्या करवाया है 2019 के बाद, उस चीज़ से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम 2019 के डिसीजन को प्रोसीजर के हिसाब से परखेंगे, संविधान के हिसाब से परखेंगे, ना कि डेवलपमेंट के हिसाब से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल तो स्पीकर ओम बिरला के द्वारा लिखा गया है पार्लियामेंट से संबंधित। अब वो देखो ज़्यादातर तो पार्लियामेंट के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बेसिक फंक्शंस बताते हैं, लेकिन इस इशू को हम कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से डिस्कस कर लेंगे। पार्लियामेंट क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं, इससे संबंधित पॉइंट्स भी हम रिवाइज कर लेंगे। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर ये कहते हैं जो हमारे देश में पीपल है ना, यानी लोग हैं, देश की जनता है, उनकी इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट। जो सरकार होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, वो अपने प्लान्स और प्रोग्राम्स को इंडोर्स करवाती है जनता से। हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं इसके थ्रू। जैसे अभी मोदी सरकार है, अगर देखो मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है 5 सालों में तो सरकार फिर से जीतेगी 2024 का इलेक्शंस। अगर नहीं किया है तो मतलब जनता ने रिजेक्ट कर दिया है सरकार ने जो काम किए हैं पिछले 5 सालों में। पार्लियामेंट कानून बनाती है। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक 4000 कानून पार्लियामेंट में बनाए जा चुके हैं और 17वीं लोकसभा में ही अकेले 216 जो कानून हैं बनाए जा चुके हैं। और इन्हीं कानूनों से देश में रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट होता है, देश की जो गवर्नेंस है अच्छे ढंग से चलती है। और ये जो कानून है ये सिटीजन्स के लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को टच करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, हर एक डायमेंशन ये जो कानून है वो टच करते हैं। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं देखो जो किसी भी नेशन के लोग हैं ना, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की धड़कन है, क्योंकि अल्टीमेटली ना पार्लियामेंट में जो प्रतिनिधि हैं उनको कौन चुनते हैं, जनता ही तो चुनती है। जनता प्रतिनिधियों को चुनती है, उससे पार्लियामेंट बनती है। और इंडिया तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अक्सर इंडिया के बारे में बोला जाता है कि इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो है ही पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। आप एंशियंट हिस्ट्री उठा के देखोगे, मेडिवल हिस्ट्री उठा के देखोगे, वहां पे आपको अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जहां पे जनता पार्टिसिपेट करती है अपने प्रतिनिधियों को चुनने में। लोकल गवर्नेंस के आपको अनेकों एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। बुद्धिज्म में संघ के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब डेमोक्रेसी जो है वो देश के लोगों के खून में है। फिर जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तब हमारे देश के लीडर्स की जो वैल्यूज़ थी वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थी। कांग्रेस के जो सेशंस होते थे वो भी, उसमें भी डेमोक्रेसी की झलक देखने को मिलती थी। दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने देश के लिए खून बहाया, देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के अलावा, वहां पर भी डेमोक्रेसी की झलक जो है वो देखने को मिलती है। उसी प्रकार से हमारा संविधान बना। और देखो संविधान जब बना तब बहुत से वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने ये बोला कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं टिक पाएगी, इंडिया में लोग इतने इलिटरेट हैं, निरक्षर हैं, इंडिया जैसे देश के लिए डेमोक्रेसी नहीं बनी है, ऐसी बातें बोली गई। बट सोच के देखिए, इंडिया एकमात्र ऐसा देश रहा जो उस समय आज़ाद हुए जहां पे डेमोक्रेसी इस प्रकार से अच्छे ढंग से सरवाइव कर पाई। बहुत कम ऐसे देश हैं जो डेवलपिंग है, थर्ड वर्ल्ड में आते हैं और वहां पे डेमोक्रेसी ने अच्छे से काम किया है। आप हमारे पड़ोसी देश देख लीजिए, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, जितने भी देश आप देखोगे ना, डेमोक्रेसी ने कहीं पर भी अच्छे से काम नहीं किया है। बट गर्व की बात है इंडिया में डेमोक्रेसी ने अच्छे से काम किया है। बस एक धब्बा है हमारे देश में डेमोक्रेसी के लिए, वो है इमरजेंसी जो 75 से लेके 77 के बीच में लगी थी। लेकिन उसके बाद इंडिया ने ज़बरदस्त बाउंस बैक किया और डेमोक्रेसी हमारे देश में आज भी ज्यों की त्यों है। लेकिन देखो उसके बाद इंडिया ने बाउंस बैक किया और डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत होकर हमारे देश में इमर्ज होकर आई। इसके बाद राइटर और बहुत सारी बातें बोलते हैं कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने हमारे देश में डाइवर्सिटी को अच्छे से सहेज कर रखा है। जो कॉमन लोग हैं उनकी आवाज़ को समय समय पर उठाया जाता है। पार्लियामेंट के थ्रू सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, सरकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए अनेकों मैकेनिज्म्स हैं जैसे क्वेश्चन आवर। और इसके बाद पार्लियामेंट में कमेटीज़ हैं जहां पे अलग अलग दलों के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो अच्छे से काम करते हैं।
फीडबैक लिया जाता है, जनता से कंसल्ट किया जाता है कानून बनाने से पहले, और जो ये कमेटीज है ना, ये मिनी पार्लियामेंट का काम करती हैं अपने आप में। तो इतना कुछ बढ़िया है पार्लियामेंट के साथ, लेकिन चिंता की बात यह है कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग ना प्रभावित होती है एमपीज के डिसरप्शन के कारण। एमपीज बार बार पार्लियामेंट को डिसरप्ट करते हैं, चलने नहीं देते। इससे देखो पैसों का नुकसान तो होता ही है, क्योंकि पार्लियामेंट का एक सेशन के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, और सेशन नहीं लगा ढंग से तो सब नुकसान हो गया। लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान देखो, प्रोडक्टिव डिस्कशंस नहीं हो, उसकी डिस्कशन से जनता अवेयर होती है, अच्छे कानून नहीं बन सके, कानून जल्दबाजी में बने जो बने, उन पर डिस्कशंस नहीं हुई, अनेकों नुकसान होते हैं डिसरप्शन की वजह से। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिसरप्ट करते क्यों हैं? देखो, पहला रीजन तो ये है कि उन्हें लगता है कि हम अगर डिसरप्ट करेंगे तो जनता की नज़र में आ जाएंगे कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है और हम उसका विरोध करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो न्यूज़ में आने के लिए पार्लियामेंट का डिसरप्शन होता है। कई बार जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, स्पीकर के नज़दीक, वेल के नज़दीक आ जाते हैं, तो वो टीवी में आने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन आजकल लोकसभा टीवी जो है वो भी, संसद टीवी जो है वो चालाक हो गया है। मतलब वो ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शक्ल दिखाता नहीं है जो हुड़दंग मचाते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं। उस समय कैमरा स्पीकर के ऊपर चला जाता है ताकि उनको मोटिवेशन ना मिले। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुड़दंग मचाते हैं कि हम आगे जाके हो अल्लाह करेंगे तो हमारी फोटो टीवी में आएगी। अगर देखो डिसरप्शन ना हो तो फिर एमपीज, फॉर एग्जांपल महेश एक एमपी है सियालगढ़ का, अगर डिसरप्शन ना हो तो महेश जैसे एमपीज को मौका मिले अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की आवाज़ उठाने का। लेकिन डिसरप्शन की वजह से लोगों की जो आवाज़ है वो पहुंच ही नहीं पाती। तो इस प्रकार से ना स्पीकर ओम बिरला के जो पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस किए इस आर्टिकल के थ्रू। उन्होंने तो पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस पे ज़्यादा फोकस किया है और बस एक पॉइंट पे फोकस किया, कंसर्न में डिसरप्शन। बट ओवरऑल भी पार्लियामेंट का जो डिक्लाइन हो रहा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक पुराने आर्टिकल के थ्रू रिवाइज करके। पार्लियामेंट में क्या देखने को मिलता है? एक्शन, ड्रामा, एंड रोमांस। आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। और वैसे पार्लियामेंट में आपको देखने को मिलना क्या चाहिए? विपक्ष के द्वारा सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, प्रभावशाली ढंग से कानून बनाना और सिटीजन्स के लिए जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं उन पे चर्चा करना। अगर हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करें जिनकी वजह से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पर सवाल उठते हैं, सबसे पहले है एमपीज की अटेंडेंस। लोकसभा में एमपीज की एवरेज अटेंडेंस थी 71% और राज्यसभा में एमपीज की एवरेज अटेंडेंस थी 74%। याद होगा आपको, कॉलेज में अगर अटेंडेंस 75% से कम होती थी तो एग्जाम में नहीं बैठने देते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ मनी बिल रूट। देखो, पिछले कुछ सालों में विपक्ष ने काफी बार आरोप लगाया है कि सरकार कुछ ऐसे बिल्स को भी मनी बिल के तौर पे पास करवा देती है जो कायदे से मनी बिल होने नहीं चाहिए, जैसे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रिब्यूनल, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अमेंडमेंट टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, और इसके साथ साथ आधार एक्ट को भी मनी बिल के तौर पे पास करवा दिया गया। अगर देखो सरकार किसी बिल को मनी बिल के तौर पे पास करवाती है ना, सरकार को फायदा ये होता है उस बिल को राज्यसभा में पास करवाने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्स को एग्जामिनेशन के लिए कमेटीज के पास रेफर ना करना और जल्दबाजी में बिल पास करना। देखो, 14th लोकसभा में 60% बिल्स को कमेटीज के पास रेफर किया गया था और 15वीं लोकसभा में 71% बिल्स को कमेटीज के पास रेफर किया गया था। लेकिन उसके बाद 16th लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 27% बिल्स को कमेटीज के पास रेफर किया गया और 17वीं लोकसभा जो अभी चल रही है 2019 के बाद से, इस करंट लोकसभा में अभी तक सिर्फ 11% बिल्स को कमेटीज के पास रेफर किया गया है। और तो और रिसेंट के बजट सेशन में 13 नए बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए और 13 में से देखो एक भी बिल किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास एग्जामिनेशन के लिए नहीं रेफर किया गया। और अगर हम बात करें पार्लियामेंट में डिस्कशन की, देखो संविधान लोकसभा को पावर देता है किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए एक्सपेंडिचर बजट को अप्रूव करने की। ये जो रिसेंट में बजट सेशन समाप्त हुआ ना,
इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनिस्ट्रीज के बजट की डिस्कशन होनी थी और एक्चुअल में डिस्कशन हुई सिर्फ 3 मिनिस्ट्रीज की। यानी देखो 76% जो बजट है वो तो बिना डिस्कशन के लिए ही अप्रूव कर दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट डिप्टी स्पीकर की वैकेंट पोस्ट से संबंधित है। देखो संविधान का आर्टिकल 19 ये बोलता है कि हाउस के जो लोग हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं हाउस में, वो मिल के हाउस को चलाने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करेंगे। 2019 में मई में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और लोकसभा गठित हुई थी, लेकिन 2 साल हो गए, 2 साल से अधिक का समय हो गया, अभी तक डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो बिल्कुल खाली पड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है, अगर देखो पार्लियामेंट ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती तो इससे हमारे देश की डेमोक्रेसी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती। क्या मैं पूछ सकता हूं ये सब क्या हो रहा है? नहीं। देखो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनकी सहायता से सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है, सरकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर 0 आवर क्वेश्चन आवर। बट अगर पार्लियामेंट के सेशन ही नहीं लगेंगे या फिर पार्लियामेंट ठीक से फंक्शन ही नहीं करेगी तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स कर सकेगी पार्लियामेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ पावर। देखो किसी भी देश का लोकतंत्र 3 पिलर्स पर टिका हुआ होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और तीसरे नंबर पे जुडिशरी। जब भी कोई एक पिलर कमजोर होता है तो बाकी पिलर्स जो हैं ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव मोड में आ जाते हैं। इससे बैलेंस ऑफ पावर जो है डेमोक्रेसी का वो बिगड़ जाता है। जैसे इस केस में अगर पार्लियामेंट की फंक्शनिंग सही नहीं है तो सरकार से क्वेश्चन पूछने के लिए जुडिशरी जो है एक्टिविस्ट रोल में आ गई है। कानून अंधा होता है, जज नहीं, उसे सब दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्रोमाइज्ड लॉ मेकिंग। देखो पार्लियामेंट के मुख्य कामों में से एक है कानून बनाना, लेकिन अगर पार्लियामेंट ठीक से फंक्शन नहीं करेगी तो फिर पार्लियामेंट में जो बिल आते हैं उन पर प्रॉपर डिस्कशन नहीं होगी, जल्दबाजी में बिल पास हो जाएंगे, तो परिणाम स्वरूप जो कानून बनेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। लास्ट पॉइंट पीपल्स पार्टिसिपेशन से संबंधित है। देखो पार्लियामेंट के थ्रू देश के सिटीजन्स की जो भागीदारी है हमारे देश की डेमोक्रेसी में सुनिश्चित होती है। कैसे? देखो जब पार्लियामेंट में बिल कमेटी के पास भेजे जाते हैं तो कमेटी बहुत बार उन बिल्स पर सिटीजन्स के कमेंट इनवाइट करती है। इसके अलावा जब किसी इशू पर चर्चा की जाती है, पार्लियामेंट में जब किसी इशू पर चर्चा होती है, जनता भी उस इशू के बारे में अवेयर हो जाती है, लोग आपस में बात करते हैं, ओपिनियन बनाते हैं, और देखो यही तो डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने बात की पार्लियामेंट की इनइफेक्टिव फंक्शनिंग से देश के लोकतंत्र पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, क्या किया जा सकता है पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले है कमेटी सपोर्ट। देखो ये मैंडेटरी होना चाहिए कि पार्लियामेंट में जो भी बिल्स आए, इसके अलावा बजट भी पहले कमेटीज़ के द्वारा एग्जामिन किया जाए, उसके बाद ये सारे बिल्स और बजट पार्लियामेंट में पास हों। दूसरे नंबर पे रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ कमेटीज़। इन कमेटीज़ की समय समय पर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए ताकि इन कमेटीज़ के काम को असेस किया जा सके। तीसरे नंबर पे इंक्रीज द नंबर ऑफ सीटिंग्स। अभी फिलहाल देखो पार्लियामेंट की काफ़ी कम सीटिंग्स होती हैं, जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 1 साल में लोकसभा की कम से कम 120 सीटिंग्स होनी चाहिए और राज्यसभा की 1 साल में कम से कम 100 सीटिंग्स तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्च सपोर्ट टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इफेक्टिव ढंग से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट कर सकें, इसके लिए उनके पास रिसर्च सपोर्ट होना चाहिए। मतलब ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो डिबेट में पार्टिसिपेट करने से पहले तैयार होकर आए, रिसर्च करके आए। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल ओपोजिशन। लोकतंत्र में देखो सिर्फ सरकार की भूमिका नहीं होती, जितनी इंपॉर्टेंट भूमिका सरकार की होती है लोकतंत्र में उतनी ही इंपॉर्टेंट भूमिका अपोजिशन की भी होती है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अपोजिशन जो है ये सोच के खाली बैठ जाता है कि अभी हम सत्ता में नहीं हैं। लेकिन नहीं, अपोजिशन को चाहिए कि सरकार की जो गलत पॉलिसीज़ हैं
उनके रिगार्डिंग सरकार से क्वेश्चन पूछें, ऑब्जेक्शंस रेज करें और अल्टरनेटिव भी प्रेजेंट करें। सबसे लास्ट में पॉइंट है पीपल्स पार्टिसिपेशन। देखो, जो हमारी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग फिलहाल है, इसको लेके वाइड स्प्रेड लेवल पे एक डिबेट होनी चाहिए, ताकि जनता से भी सरकार फीडबैक ले कि जनता अभी क्या सोचती है पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के बारे में, और जनता के फीडबैक के हिसाब से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास करे सरकार। तो ये सारे सजेशंस हमने डिस्कस किए, जिसके आधार पर पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है वो इंप्रूव की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल साइमल्टेनियस पोल से संबंधित है। कंटेक्स्ट ये है, सरकार ने ना पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है स्टडी करने के लिए कि साइमल्टेनियस पोल्स हमारे देश में करवाए जा सकते हैं या नहीं, अगर करवाए जा सकते हैं तो क्या चैलेंजेस हैं, सब कुछ आप जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पहले मैं फ़ायदे बताता हूँ आपको साइमल्टेनियस पोल्स के। साइमल्टेनियस पोल्स का मतलब ये होता है कि स्टेट और लोकसभा के इलेक्शंस को एक साथ कंडक्ट करना। अभी तो हमारे देश में, जब देखो देश आज़ाद हुआ था ना, तो एक ही समय पे संविधान एक्शन में आया था, तो एक ही समय पर इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के और विभिन्न राज्यों के। लेकिन बीच बीच में 1960s में क्या हुआ, खास करके 1967 के आसपास कुछ राज्यों में जैसे सरकार 5 साल नहीं चली, बीच में फिर से इलेक्शन करवाने पड़ गए, तो फिर सारा साइकिल बिगड़ गया। अब साइकिल कैसा हो गया है, जैसे दिसंबर में आपको पता है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से इनके इलेक्शन होंगे, अगले साल फिर लोकसभा के इलेक्शंस होंगे। स्टार्टिंग में इलेक्शंस चलते रहते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी राज्य के इलेक्शन होते ही रहते हैं। अगर एक साथ सारे इलेक्शंस हों तो बहुत फ़ायदे होंगे। पहली तो बात, पैसा बचेगा। राज्य सरकार के इलेक्शंस और केंद्र सरकार के लिए इलेक्शंस अगर एक ही बार में हो जाएंगे तो बहुत पैसा सेव हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रचार में पैसा खर्च करती हैं वो भी सेव होगा, और इलेक्शन कमीशन जो खर्चा करता है इलेक्शन करवाने में वो भी सेव होगा। नेक्स्ट, करप्शन, ब्लैक मनी जनरेशन। अब देखो, इलेक्शन में आपको पता है ब्लैक मनी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो कम ब्लैक मनी का यूज़ होगा। और बार बार इलेक्शन होने से ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है, फिर काम नहीं चल पाते कोई भी। इलेक्शन कमीशन जहाँ पर भी इलेक्शन करवाने होते हैं ना, उससे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करवाता है, फिर सरकार डिसीजन नहीं ले पाती, नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ पाते। तो बार बार इलेक्शन होने की वजह से गवर्नेंस प्रभावित होती है। नेक्स्ट है सोशल फैब्रिक। सोशल फैब्रिक जैसे इलेक्शंस में ना पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। कोई पार्टी धर्म के नाम पे समाज को बांटती है ताकि एक धर्म के वोट हासिल किया जा सके, कोई जाति के नाम पे बांटती है, तो सोशल फैब्रिक ज़्यादा टूटता है जितनी बार इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है टीचर्स सिक्योरिटी फोर्सेस। और बार बार इलेक्शंस होने से टीचर्स की ड्यूटी लगती है, सिक्योरिटी फोर्सेस का टाइम जाया होता है, इनका टाइम भी हम सेव कर सकते हैं। अब खिलाफ में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं? सबसे पहले वोटर अवेयरनेस। वोटर अभी भी हमारे देश में इतने अवेयर नहीं है। दोनों के इलेक्शंस एक साथ होंगे तो हो सकता है कि स्टेट के जो इश्यूज़ हैं वो नीचे दब जाएं और जो नेशनल इश्यूज़ हैं वो सुर्खियों में आ जाएं, और जनता जो है नेशनल इश्यूज़ के नाम पे वोट दे दे। लेकिन इसके विपक्ष में ना एक तर्क ये दिया जाता है, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर पिछली बार इलेक्शंस हुए थे ना, लोकसभा के साथ कंडक्ट हुए थे। लोकसभा में बहुत सी जगहों पर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, अच्छा खासा वोट मिला बीजेपी को, जबकि राज्य में नवीन पटनायक को वोट मिला, नवीन पटनायक को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंडेट दिया। तो मतलब उड़ीसा के लोग समझदार, उन्होंने बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने एक ही बूथ पर लोकसभा के लिए अलग पार्टी को वोट दिया और राज्य के लिए अलग पार्टी को वोट दिया। मतलब विपक्ष का आर्ग्यूमेंट यह है वोटर में अवेयरनेस है, वोटर्स को आप कम करके मत आंको। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। देखो, कम से कम बार बार इलेक्शंस होते हैं तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर 5 साल में एक ही बार पॉलिटिशियंस आएंगे। अभी बीच बीच में इलेक्शन होते रहते हैं। जैसे अब विपक्ष ये कहता है कि कोई पार्टी हार जाती है केंद्र वाली तो उसे समझ में आ जाता है कि माहौल हमारे खिलाफ है इस राज्य में, तो अभी हमें महंगाई कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम आने वाले इलेक्शंस भी हार जाएंगे। तो इलेक्शंस अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो, अभी साइमल्टेनियस पोल्स करवा भी लिए गए तो हो सकता है किसी राज्य में पूर्ण बहुमत ना आए, प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाए, या फिर 5 साल सरकार ना चल पाए। तो क्या होगा? हर बार एक साथ इलेक्शंस करवाने मुश्किल हैं।
स्टेट्स का डिसएडवांटेज होगा, स्टेट्स के इश्यूज दब जाएंगे, पर्सनैलिटी टाइप इलेक्शंस बन जाएंगे, जैसे राहुल गांधी वर्सेस मोदी हो जाएगा अभी, और स्टेट के इश्यूज दब जाएंगे, पर्सनैलिटी टाइप इलेक्शंस हो जाएंगे। नो रूलिंग पार्टी विल गिव असेंट। अब देखो एक साथ इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, कुछ ना कुछ राज्यों में जो सरकारें चल रही हैं उनका तो कार्यकाल कम करना पड़ेगा, तो वो कभी मानेंगे ही नहीं कि हमारा कार्यकाल कम किया जाए। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक चैलेंजेस। पूरे देश में एक साथ इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, इतने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे सिक्योरिटी फोर्सेस, सब कुछ चाहिए, शायद उतना लॉजिस्टिक्स अभी है नहीं। एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है कि संविधान में बहुत सारी अमेंडमेंट लानी पड़ेंगी साइमल्टेनियस पोल्स करवाने के लिए, जो कि फिजिबल नहीं है, मतलब सभी पार्टीज एक मत होंगी नहीं इस इशू पर। तो ये सारे आर्गुमेंट्स हमने डिस्कस किए। आप बताइए आपकी क्या राय है इस इशू के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन आपको एक अटेम्प्ट करना है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से संबंधित, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन में आपको साइमल्टेनियस पोल्स के बारे में भी दे सकता था, वो थोड़ा सिंपल हो जाता, तो ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, कम से कम इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री अथॉरिटी जो है डिक्लाइन हो रही है, क्यों? कल हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था आधार कार्ड वाला, ये स्टेटमेंट गलत है, पहली वाली सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है आज प्री का, इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान से सोच के इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। इसके बाद आप समरी देख लीजिए जो कल हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए थे। क्या नेचुरल डिजास्टर्स मैन मेड हैं? देखो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है डिजास्टर्स की, और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है। अभी लोग जो हैं शहरों की तरफ भाग रहे हैं, शहरों में लोगों की संख्या बढ़ रही है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उसी हिसाब से एक्सपेंड हो रहा है। जैसे सीवरेज लाइन का एग्जांपल दिया जाता है, रोड तो एक्सपेंड हुए हैं पहले से ज़्यादा, फ्लाईओवर बने हैं, लेकिन सीवरेज ज्यों का त्यों हैं। कंसर्न्स, एडुकेट प्लानिंग नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और एक पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट ये डिस्कस किया था, बहुत सारी जगहों पर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, पहली तो बात रिस्क पता करने के लिए डेटा नहीं है, और जहाँ पे डेटा उपलब्ध है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर ऐसा किया जा रहा है नुकसान होगा, वहाँ पे पॉलिटिकल विल की कमी है, एक्शन नहीं लिया जाता। ये पाथ था आगे के लिए, वे फॉरवर्ड, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडोप्ट करो, अर्बन प्लानिंग सोच समझ के करो, रिस्क असेसमेंट करो, एसोसिएटेड जो लॉज हैं स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, सारा रिस्क पहले से एनालाइज करो, कोलैबोरेशन होना चाहिए प्राइवेट और पब्लिक एजेंसीज के बीच में। नॉर्मल पॉइंट्स हैं। ये पोल्यूशन वाला पॉइंट था, हमने डिस्कस किया था कि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और एवरेज एज जो है साउथ एशिया की लोगों की 5.1 साल कम हो गई है, बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा, इंडिया की दूसरे नंबर पे। इसके बाद मतलब ये पॉइंट आप जरूर यूज कीजिएगा कहीं पर भी आपको इन्वायरमेंट के बारे में लिखना हो, इकोसिस्टम के बारे में लिखना हो। फिर रेलवेज वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज, रेलवे बोर्ड का डिपार्टमेंटलाइजेशन अलग अलग फील्ड्स में, जैसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये सब। सोशल ऑब्लिगेशंस भी पूरी करनी पड़ती है रेलवे को, जिससे किराया कम होता है। कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है रेलवे ट्रैक्स पे, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा है, लैंड एक्विजिशन काफ़ी स्लो होता है, रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, मतलब फाइलें अटकी रहती हैं, और फीड कॉस्ट हाई है, सामान भेजना काफ़ी महंगा पड़ता है। प्राइवेट पब्लिक कोलैबोरेशन काफ़ी वीक है, मतलब सरकार और प्राइवेट कंपनीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। वे फॉरवर्ड मतलब फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी लेके आए, जैसे मेट्रो रेवेन्यू जनरेट करती है, रेलवे भी बढ़िया से रेवेन्यू जनरेट करे। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर कुछ गलत होता है, रेल एक्सीडेंट, चीज़ें नहीं इंप्रूव हो रही हैं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। फ्रीट बास्केट में डाइवर्सिफिकेशन हो, मतलब सिर्फ कोयले के ऊपर डिपेंडेंट ना हो मालगाड़ियाँ। ओवर एज जो एसेट है उनका रिन्यूअल हो, यानी मॉडर्नाइजेशन हो जो पुरानी एसेट्स हैं। प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंश्योर हो, जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन है वहाँ पे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ऑपरेशनल लॉसेस को कम से कम किया जाए। फिर ये हरियाणा परिवार पहचान पत्र का इशू हमने डिस्कस किया था। ये परिवार को एक 8 अंकों की डिजिटल आईडी दी जाती है। कॉमन सर्विस सेंटर, सरल केंद्र या फिर रजिस्टर्ड पीपी ऑपरेटर से ये बनवाई जा सकती है। सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, काफ़ी सारे कॉलम्स फिल करने होते हैं। अपोजिशन के कंसर्न्स ये हैं, डेटा कलेक्शन में बहुत सारी एरर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2017 का जजमेंट है, आप आधार कार्ड नहीं मांग सकते स्कीम्स का लाभ के लिए। कास्ट की इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो, गलत है। आपको कास्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कास्ट सेंसस कंडक्ट करो। प्राइवेसी संबंधित कंसर्न्स भी हैं, और वैसे सरकार कहती है हमने करप्शन कम किया है इससे।
फिर ये चाइना वाला आर्टिकल था, इसमें तो कुछ खास नहीं, G20 में नहीं आ रहे हैं चाइना के राष्ट्रपति, और बॉर्डर पे उन्होंने नया मैप रिलीज़ किया है, इस वजह से टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई। इंडिया और चाइना, लास्ट में ये बोला गया कि चाइना को उतनी सेंसिटिविटी शो करनी चाहिए जितनी वो एक्सपेक्ट करता है दूसरे देशों से। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।